नमस्कार। आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं आप अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपात। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना लेके आया हूँ और बहुत एक इम्पोर्टेंट बात लेके आया हूँ जिसको बीपीएससी से बहाल शिक्षकों को जानना बहुत आवश्यक है। क्योंकि लगभग शिक्षकों को ये जानकारी ही नहीं है कि हमें अपने इस कुछ दिनों में सेवा के कुछ दिनों में क्या सावधानी बरतनी है और क्या सावधानी नहीं बरतने से हमारे सेवा के संपुष्टि में दिक्कत आएगी। अभी वो चूँकि नए बहाल हैं, तो नई ऊर्जा तो है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को की जानकारी नहीं है क्योंकि आप सरकारी सेवा में हैं और आपको सरकारी सेवा में कुछ ऐसे अनुशासन है, जिनको जानना ज़रूरी है। कुछ ऐसी लाइन्स है, जिसको आपको लिमिट है, जिसको आप क्रॉस करना बिल्कुल नहीं है और अकॉर्डिंग टू आपको रूल चलना है। आप किसी भी रूल को वायलेट नहीं कर सकते हैं। आपको क्या-क्या सुविधाएँ मिलेंगी अवकाश से संबंधित इस अवधि में। कौन-सी अवधि में? तो वो अवधि है आपको परिवीक्षा अवधि। और इस परिवीक्षा अवधि में आपको यह जानना ज़रूरी है क्योंकि परिवीक्षा अवधि आपकी है कितनी? क्योंकि ये बताना लगभग लोग जानते हैं कि परीक्षा अवधि कितने दिनों से कितने दिनों की होती है, लेकिन ये लोगों को पता नहीं है, जो बीपीएससी से बहाल शिक्षक हैं, कि उनकी परीक्षा अवधि कितनी है। ज़्यादातर को नहीं पता है। बहुत सारे लोगों से बात करने में पता चलता है कि उनको एक दिमाग में भ्रम है कि 6 महीने है सर, मेरा तो 3 ही महीना है, हमारा कोई परीक्षा अवधि नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये जानने की ज़रूरत है कि आपकी परीक्षा अवधि है कितनी और परीक्षा अवधि में आपको कौन-कौन से अवकाश मिलेंगे। और यह भी जानना ज़रूरी है कि क्या अवकाश आपका अधिकार है? यह भी जानेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपको कौन-कौन सी सावधानियाँ बरतनी है। क्या आपको ऐसे अनुशासन और क्या डिसिप्लिन मेंटेन करना है जिससे आपको आगे तकलीफ नहीं हो क्योंकि आपकी सेवा अभी संपुष्ट नहीं हुई है। इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए आगे जानते हैं और क्रमवार हम इस पहले जानेंगे इन सब बातों को। और पहला बात क्या जानेंगे कि परीक्षमान पद क्या होता है? यानी चूँकि आपकी सेवा संपुष्ट नहीं है, तो आपका जो अभी पद है, वो आपका अंडर कंसिडरेशन है। ध्यान रखिए, जो परीक्षा अवधि में होता है, उसकी सेवा संपुष्ट नहीं होती है। वो क्या होता है? अंडर कंसिडरेशन होता है और उसके लिए जो सब सेवा संहिता में इस्तेमाल किया गया है वो है परीक्षमान पद। उसके बाद परीक्षमान अवधि क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, हम इस दूसरे शीर्षक वाले बिंदु से जानेंगे। उसके बाद है अध्यापक की परीक्षा अवधि क्या है, जो अध्यापक बहाल हुए हैं भाई, उनकी परीक्षा अवधि क्या है, इस चीज़ को भी जानेंगे। उसके अलावा हम जानेंगे कि आपको अवकाश जो मिलेगा इस परीक्षा अवधि में, उस अवकाश का नियम क्या है, उस अवकाश का आपको नियम क्या है, इन सब चीज़ों को जानेंगे। इस अवकाश का नियम क्या है, सावधानियाँ क्या-क्या बरतनी है हमको, क्या हमको नहीं करना है, क्या नहीं करना है, करने की बात तो छोड़िए, क्या नहीं करना है, क्योंकि आप किसी प्राइवेट एजेंसी में काम नहीं कर रहे हैं। सरकार की सेवा को एक अनुशासन और एक पद्धति और प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। ये एक आदर्श व्यवस्था स्थापित करने के लिए आपको भी कुछ आदर्श अपना व्यक्तित्व और अपनी आचरण को आदर्श के रूप में स्थापित करना है। तो क्या गलतियाँ नहीं करनी है, क्योंकि सेवा अभी संपुष्ट नहीं हुआ है। तो बिल्कुल ध्यान रखना है कि क्या-क्या आपको नहीं करना है। नहीं तो अगर इस बीच ये चीज़ें आई तो आपकी सेवा संपुष्टि में दिक्कत आएगी। बिल्कुल, तो आइए आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या-क्या ऐसी बातें हैं और सबको क्रमवार देखेंगे। मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ कि वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। अगर आपको वीडियो स्लो लगे तो आप उसको स्पीड बना के देख लीजिएगा और स्पीड लगे तो स्लो करके देखिएगा, लेकिन स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि आधी जानकारी बहुत खतरनाक जानकारी है। नहीं तो यहीं परीक्षा अवधि में आप 6 महीने, 3 महीने, साल भर, 2 साल में डोलते रहिएगा। तो आइए जानते हैं कि सारी चीज़ों को हम क्या और कैसे के कसौटी पे कस के देखते हैं। आइए देखते हैं, सबसे पहले जानते हैं परीक्षमान पद क्या है? आइए देखते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो भी शीर्षक और बिंदु है, सब बिंदु को मैं एक प्रमाणिक साक्ष्य के माध्यम से इसको प्रूव करके तब आपके सामने रहूंगा। कोई ज्ञान और कोई अपना व्यक्तिगत विचार मेरा नहीं है और ज्ञान के रूप में नहीं बांटी जा रही है, एक साक्ष्य रूप में आप तक ये बातें पहुंचाई जा रही है। तो बिल्कुल ये बात प्रमाणिक है। तो आइए जानते हैं सेवा नियम एवं शर्तें, बिहार सेवा संहिता। बिहार सेवा संहिता के माध्यम से ये बातें आपको बता रहा हूं मैं। क्या है ये जो पद, ये शीर्षक ऊपर दिया गया है, ये आपको परीक्षमान पद, ये क्या है परीक्षमान पद? ये परीक्षमान पद है जो अध्याय 2 है सेवा संहिता का, उसकी कंडिका 2 की उपकंडिका 9 में है। क्या है परीक्षमान पद? परीक्षमान पद की धारणा न्यायिक प्रणाली के अनुसार नियोक्ता को दिया गया वह अवसर है जिसमें वह संबंधित परीक्षमान सेवक के कार्य, ध्यान रखिएगा, कार्य, योग्यता, प्रतिबद्धता, लगन एवं सक्षमता का मूल्यांकन करता है। तो यह ध्यान रखने की जरूरत है कि आप क्या हैं, आपका मूल्यांकन हो रहा है इसमें कि आपकी कार्य योग्यता क्या है, आपकी प्रतिबद्धता क्या है, लगन और सक्षमता क्या है। इसको लाइटली नहीं लेना है। अरे ऐसे ही तो सब हो जाला, ऐसे ही सब हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। कहीं कोई दिक्कत आई, आप पे कार्रवाई हुई,
तो ये सारी की सारी जब आप न्यायिक प्रक्रिया में पहुँचिएगा तो सारी चीज़ें आती हैं। कोई भी शो कॉज आपके लिए जो भी संपुष्टि सेवा में है वहाँ बाधक बनेगी। तो ये सारी चीज़ों को बिल्कुल कैजुअल अप्रोच से नहीं लेना है। इसको अलर्ट मोड में रखिए। सबने नौकरी किया, मैं भी नौकरी करता हूँ, हम सब लोगों ने प्रोबेशन पीरियड को बहुत ही गंभीरता से लिया है और इसको बहुत गंभीरता से लेना भी है। आइए, यानी नियोक्ता क्या करता है? आपका मूल्यांकन करता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि सेवक उस पद के लायक है या नहीं। तो परीक्षा पास करके आपने नौकरी पा तो ली, लेकिन क्या आप उसको डिजर्व करते हैं? आपके डिजर्व कैपेसिटी कैपेबिलिटी का क्या होता है? इवैल्यूएशन होता है, मूल्यांकन होता है इस दौरान। तो यह इस परीक्षमान पद के अंदर ये बात बताई जाती है, आपके पद को बताया जाता है कि आपका पद कन्फर्म नहीं है, यू आर अंडर कंसिडरेशन। आपका मूल्यांकन हो रहा है और मूल्यांकन के बाद नियोक्ता यह सुनिश्चित करता है कि आप लायक हैं या नहीं लायक हैं। अगर नियोक्ता और आप इस मूल्यांकन के समय में अगर आप अयोग्य पाए जाते हैं तो सारी परीक्षा धरी की धरी रह जाएगी। आइए आगे देखते हैं और क्या कहता है। अगले पैराग्राफ में क्या कहा जाता है? जब कोई सेवक किसी कार्यकारी नियुक्ति वाले पद, कार्य आपकी नियुक्ति कार्यकारी है, ध्यान रखिएगा, ये कार्यकारी नियुक्ति है, अभी कंफर्म नहीं हुआ है, पद पर कार्य करता है तो उसे ग्रहणाधिकार प्राप्त नहीं होता है। आपको ग्रहणाधिकार प्राप्त नहीं होता है। इस आशय की व्यवस्था माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पीएल भींगरा बनाम भारत सरकार के AIR 1958 AC 36 में दी गई है। क्लियर है? ये आपको ग्रहणाधिकार प्राप्त नहीं है। क्लियर है? आप अभी कार्यकारी नियुक्ति में है, तो ध्यान रखिएगा, यह परीक्षमान पद की परिभाषा है और इसमें आपको क्या करना है। तो आइए देखते हैं अगला शीर्षक है परीक्षा अवधि। यहाँ परीक्षा अवधि की परिभाषा को जानेंगे। दिखता लंबा है, इसमें बहुत सारी बातें लिखी गई हैं। आइए देखते हैं क्या है परीक्षमान अवधि। इसको परीक्षा अवधि भी कहते हैं, अंग्रेजी में प्रोबेशन पीरियड कहते हैं। परीक्षमान सेवक का तात्पर्य ऐसे सरकारी सेवक से है जो किसी परीक्षमान अवधि के लिए या जो किसी विभाग के संवर्ग के अधीन मौलिक रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त किया जाता है। आप लोगों ने भी, आपकी नियुक्ति भी इसी तरह हुई है। यदि किसी कर्मी को परीक्षमान के रूप में नियुक्त किया जाता है, आप भी नियुक्त हुए हैं, किसमें? आपकी नियुक्ति प्रोबेशन में चल रही है, एवं उसे परीक्षमान अवधि को समाप्ति के बाद भी सेवा में रहने दिया जाता है, इस संबंध में उसकी संपुष्टि का कोई विशेष आदेश निर्गत नहीं होता है। चलिए यहाँ एक बात बताते हैं। अगर आप प्रोबेशन पीरियड में है, इस रियल लाइन का मतलब क्या होता है? और ये आपके लिए अच्छी बात है जानकारी के लिए कि आप प्रोबेशन पीरियड में, और प्रोबेशन पीरियड के बाद भी अगर आप पर कोई कारण परीक्षा कुछ नहीं होता है, रोक टोक नहीं होता है और आपको एक निरंतर सतत रूप से कार्य करने दिया जाता है परीक्षा अवधि के बाद भी, तो आपकी सेवा को क्या माना जाता है? संपुष्ट माना जाता है। उसके लिए कोई विशेष आदेश निर्गत नहीं होता है। यही बात यहाँ ये कह रहा है, उसकी संपुष्टि का यानी कोई विशेष अलग से आदेश नहीं जाता है। दो सब मान लीजिए, जो भी आपकी परीक्षा अवधि है, आपने उसके आगे तक काम करना जारी रखा तो ये मान लिया जाता है कि आपकी सेवा संपुष्ट हो गई। क्योंकि अगर आपको परीक्षा अवधि में ही आप दिक्कत है तो आपको पत्र के माध्यम से जानकारी दे दी जाती है, लेकिन अगर आपको कंटिन्यू कर दिया गया है तो कोई जानकारी अगर नहीं देना आवश्यक नहीं है। यही कहता है कि आदेश निर्गत नहीं होता है तो यह माना जाएगा कि वह परीक्षमान पद के रूप में ही पद पर आसीन है, बशर्ते नियुक्ति के आदेश के दौरान सरकारी नियमों का कोई प्रतिकूल शर्त विहित नहीं की गई। यदि परीक्षमान अवधि का विस्तार नहीं किया जा सकता है एवं इस अधिकतम परीक्षमान अवधि की समाप्ति के बाद भी सेवक की सेवा में बने रहने दिया जाता है तो विधि सम्मत रूप से यह निष्कर्ष निकाला जाएगा कि सरकारी सेवक संपुष्ट हो गया है। उसी को थोड़ा सा पिछली लाइन सबको एलोबरेट किया है। जैसा कि ये क्यों है, इस पर केस हुआ था कि मान लीजिए कि सेवा संपुष्ट के लिए कोई आदेश अलग से निर्गत नहीं होगा। अगर आपने परीक्षा अवधि को पार कर लिया है और आप सतत रूप से कार्य कर रहे हैं और कोई रोक टोक नहीं हुआ है तो आपकी सेवा संपुष्ट मानी जाती है और आप उस कार्यकारी जो नियुक्ति से बाहर आके आप कंफर्मेशन के सेवा संपुष्ट की व्यवस्था में आ जाते हैं। अब यहाँ एक कोर्ट का डिसीजन था, जैसा कि पंजाब सरकार बनाम धर्म सिंह के व्यवस्था में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है। यहाँ व्यवस्था दिया था, एक केस हुआ था पंजाब सरकार और धर्म सिंह के बीच में। पंजाब सरकार बनाम धर्म सिंह SC A 321 मौलिक रूप से नियुक्ति किसी कर्मी के लिए परीक्षमान अवधि का विस्तार किया जा सकता है। इस अवधि में सेवा समाप्ति पर किसी अग्रिम सूचना की क्या है? अग्रिम सूचना की अपेक्षा नहीं है। ठीक है, यही बात वहाँ थोड़ा सा क्लियर किया गया है उस आपको परीक्षमान अवधि के बारे में। तो यहाँ यह जानकारी कि आपको इस अवधि में मौलिक रूप से नियुक्त किसी कर्मी के लिए परीक्षमान अवधि का विस्तार किया जा सकता है और इस अवधि में सेवा समाप्ति पर किसी अग्रिम सूचना की अपेक्षा नहीं है।
ये सारी बातें हैं और ये आपके लिए कुछ जानकारी है। आगे हम और सारी बातों पे जानेंगे। ये एक सेवा संहिता में की गई बात है। आइए देखते हैं आगे। आगे क्या है? ये है परीक्षा अवधि अध्यापकों के लिए। ये जो बहाल हुए हैं हमारे आपको नए बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक, उनके लिए क्या है परीक्षा अवधि, क्या है यह? देखिए, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातों को अलग-अलग ढंग से परिभाषित करता है, ठीक है? आइए देखते हैं। तो पिछली वाली जो परीक्षा अवधि की जो बातें मैंने बताई है, उन सब चीज़ों का निचोड़ बता दिया है मैंने। अगर उसमें से निकाला जाए तो बहुत सारी बातें और निकलेगी, लेकिन हमारे जो काम का था हमने वहाँ बताया। तो आइए अब देखते हैं, आगे चलते हैं। ये बात मुझे इसलिए कहनी पड़ती है कि बहुत सारे लोग कमेंट में बहुत सारी बातें कहते हैं। तो आइए, मुझे उस नियम को बहुत ज़्यादा विस्तार के लिए नहीं जाना है, बस अपने लिए कुछ चीज़ें जो जानकारी थी वो हमने जान ली है। आइए देखते हैं शिक्षक जो परीक्षा अवधि है इस अध्यापक भर्ती में, वहाँ क्या है? अब देखिए क्या है, ये जो गैजेट आपका आया था उसमें क्या कहा गया था? परीक्षा अवधि के बारे में क्या गया था? कंडिका 10 में उसका ज़िक्र किया था। क्या कहा गया था? शिक्षक भर्ती से नियुक्त किए जाने वाले विद्यालय अध्यापकों के लिए परीक्षा अवधि योगदान की तिथि के प्रभाव से, यह देख लीजिए, 2 वर्षों के लिए होगी। ये क्लियर हो गया ना कि 2 वर्ष के लिए होगी। बहुत सारे लोग 6 महीने के भ्रम में जी रहे थे, 6 महीने के, जबकि ये इस आपको गैजेट को आए हुए महीनों हो गए। फिर भी बहुत सारे लोग पढ़ते नहीं हैं, बस कान पे विश्वास करते हैं, किसी ने कह दिया सुन लिया। तो आप ऑथेंटिक और प्रमाणिक चीज़ को लेके चलिए। यानी आपकी परीक्षा अवधि कितनी होगी? 2 वर्ष के लिए होगी। आगे पढ़ते हैं। परीक्षा अवधि संतोषजनक नहीं पाए जाने की दिशा में परीक्षा अवधि का विस्तार 1 वर्ष के लिए किया जा सकता है। यानी 2+1 की बात है। अगर 2 साल में आपका संतुष्ट नहीं होता है तो 1 साल और बढ़ाया जा सकता है। यानी यहाँ भी कंडीशन है ना, सावधान की जरूरत होनी है ना। चलिए, क्योंकि अगर उस 2 साल में आपकी सेवा से संतुष्टता नहीं होगी तो आपको पत्र के माध्यम से जरूर बताया जाएगा। क्लियर है? 1 वर्ष के लिए किया जा सकेगा। यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पाई जाएगी तो नियुक्ति प्राधिकार ऐसे विद्यालय अध्यापकों की सुनवाई को एक अवसर देते हुए सेवा क्या करेगा? मुक्त कर देगा। इसको फिर से जान लेते हैं, पढ़ लेते हैं। यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पाई जाएगी तो नियुक्ति प्राधिकार ऐसे विद्यालय अध्यापकों को सुनवाई का एक अवसर देते हुए उन्हें सेवा मुक्त करेगा। 2 साल आपकी प्रोबेशन पीरियड है, उसको एक्सटेंड किया जाएगा 1 साल। अगर फिर भी संतोषजनक नहीं है तो एक आपको अपना विचार, अपनी बात रखने का एक अवसर दिया जाएगा और उसके बाद आपको सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। तो ये ध्यान रखना जरूरी है कि परीक्षा पास कर लिए तो हो गया, तो इससे काम नहीं चलता है। अगला क्या बिंदु है इसको भी देखते चलते हैं। परिवीक्षा अवधि में विद्यालय अध्यापकों को विभाग द्वारा विहित सांस्थिक एवं अन्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करना है। जो भी संस्था के द्वारा जो भी निर्धारित प्रशिक्षण है, यानी कह रहा है सांस्थिक एवं अन्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करना है, यानी जो भी उन्होंने ऑर्गेनाइज किया होगा या चाहे आगे करेगा इस अवधि में आपके लिए प्रशिक्षण, तो उसको पूर्ण करना होगा जो भी निर्धारित किया होगा। प्रशिक्षण का कैलेंडर एवं पाठ्यक्रम विभाग द्वारा अलग से निर्धारित किया जाएगा। क्लियर है? आगे देखते हैं अब संपुष्टि की बात। परीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूरा करने, प्रशिक्षण सफल पूरा करने और शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र आदि की जांच होने पर सेवा में संपुष्टि की जा सकेगी। ध्यान रखिएगा, इस सकेगा शब्द का बहुत इस्तेमाल होता है कार्यालयीय अभिलेखों में। आगे बढ़ते हैं, अब जानते हैं हम कि परीक्षा अवधि में अवकाश के नियम को। देखिए, आपको अवकाश के नियम मैं बताता हूं, आपको कौन कौन से अवकाश आपको मिलेंगे। आपको आकस्मिक अवकाश मिलेंगे, आपको आकस्मिक अवकाश मिलेंगे। उसके बाद आपको यदि महिलाएं हैं तो उनको विशेष अधिकार यानी एसएल यानी स्पेशल लीव मिलेगा। सीएल कैजुअल लीव। अर्जित अवकाश मिलेगा, अर्न लीव मिलेगा। ये अर्न लीव की गणना कैसे होती है इसकी लिए अलग से एक वीडियो मैं बना दूंगा, बहुत सारे बातें इस पर है, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, डिटेल बात करेंगे। यानी आपको अर्जित अवकाश मिलेगा, मेडिकल आपको मिलेगा, चिकित्सा जो अवकाश है वो आपको मिलेगा, मातृत्व अवकाश मिलेगा महिलाओं को, ठीक है। उसके बाद एक अवकाश बचता है जिसको बोलते हैं CCA, चाइल्ड केयर। ये आपको अलाउंसेस नहीं, ये CCL है, CCL चाइल्ड केयर लीव। आइए देखते हैं चाइल्ड केयर लीव में कुछ अगर और मगर है। ये क्या है? चाइल्ड केयर लीव यानी बाल देखभाल अवकाश, इसके लिए नियम क्या है? ये परीक्षा अवधि में नहीं मिलता है। इसको क्या डिफाइन किया गया है? अवकाश नियम 1972 के नियम 43C की कंडिका 3 के अनुसार CCL आमतौर पर प्रोबेशन पीरियड के दौरान प्रदान नहीं की जाएगी।
अत्यंत कठिन परिस्थितियों को छोड़कर जहां छुट्टी मंजूरी देने वाला अधिकारी प्रोबेशनर की सीसीएल की आवश्यकता के बारे में संतुष्ट है, बशर्ते कि वो अवधि जिसके लिए ऐसी छुट्टी है स्वीकृत न्यूनतम है। कुल मिला के देखा जाए, इन ऑफिशियल शब्दों के झोल से बाहर निकला जाए और इसकी कठिन स्तर को से बाहर निकल के सरल रूप से समझा जाए कि सीसीएल की का प्रावधान नहीं होता है। विशेष परिस्थिति में प्राधिकार उसको विचार कर सकता है, लेकिन फिर भी उसकी बात, इस तरह के अवकाश को दिए जाने की बात प्रोबेशन पीरियड में बहुत नगण्य है। क्लियर है? तो सीसीएल जो है आपको प्रोबेशन पीरियड में नहीं मिलने की बात होती है। आपको मिलेगा क्या? सीएल मिलेगा, एसएल मिलेगा, ईएल मिलेगा, मेडिकल मिलेगा, मातृत्व मिलेगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। और पुरुषों को आपको जो पितृत्व अवकाश है वो आपको भी मिलेगा। आगे देखते हैं सावधानियां क्या है। आपको सावधानी क्या क्या, ये सबसे मेजर पार्ट है इस वीडियो का, और इसको जानिए और देखिए आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है। इसके अलावा सेवा टूट यानी सेवा भंग नहीं होना चाहिए। और सेवा भंग, सेवा टूट कैसे होता है? यदि आप एब्सेंट पाए जाते हैं अपने कहाँ, अपने सेवा स्थल पर से, तो वहां अनुपस्थित की स्थिति में आपकी सेवा टूट मानी जाती है। और एब्सेंट आप कई कारण से हो सकते हैं। आप सेवा को गंभीरता से आ ही नहीं रहे हैं, आप पे केस हो गया, बहुत ऐसी सीधी बातें हैं। बस कुल मिला के जानिए कि सेवा टूट नहीं होनी चाहिए। कोई आप पर प्रशासनिक कार्यवाही नहीं होनी चाहिए, कोई भी अनुशासनात्मक कार्यवाही, प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन आप पर नहीं होना चाहिए। ये ध्यान रखने की जरूरत है। निलंबन आपका नहीं होना चाहिए, निलंबन हुआ सारी स्थिति फंस जाएगी। उसके बाद अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं होनी चाहिए आप पर, ये ध्यान रखिए। कोई भी अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं होनी चाहिए, प्रशासनिक कार्यवाही नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई कार्य जो नियमानुकूल नहीं हो, नहीं करना चाहिए। कोई भी ऐसा चीज जो नियम के अनुकूल नहीं है वो नहीं करना चाहिए। कोई विवेक लगाने की जरूरत नहीं है। जो नियम बनाए गए हैं, जो नियम संगत कार्य हैं, वहीं आपको करना है और उसी को फॉलो करना है, क्योंकि आपका जो सर्विस है, आपका सर्विस मूल्यांकन के मोड में है और मूल्यांकन के दौर से गुजर रहे हैं आप क्या है, अंडर कंसिडरेशन है। आपका मूल्यांकन हो रहा है, आपकी सेवा संपुष्ट नहीं है, आप लायक और इस कार्य को करने में अक्षम है, इसका मूल्यांकन हो रहा है। तो इन सब बातों को ध्यान रखना है और बिल्कुल भी आपको ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है। कुछ लोग अति आत्मविश्वास में रहते हैं कि हमारा सब पता बा, ठीक बा, लेकिन सावधानी जरूरी बा। तो सावधान रहिए, अलर्ट रहिए और सारे नियमों से आप जानिए कि क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, और क्या नहीं करना है, इस चीज़ को विशेष ध्यान रखना है। ये कुल बातें आपको आज की वीडियो के लिए था। थैंक यू, आपने इस वीडियो में अपनी जानकारी को अपडेट किया और हमारे साथ इतने देर तक बने रहे। आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, और इसी तरह के नए वीडियो के साथ मैं बहुत जल्दी मिलूंगा आपके साथ। और मेरे साथ जुड़े रहिए, और जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कोई त्रुटि हो आप कहिए, मैं उसको सुधार करूंगा। अगर कुछ भी चीज़ें, अगर आपको इस टीचर्स की सेवा से संबंधित जानकारी चाहिए, आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उस संबंधित वीडियो एक बना के जरूर डालूंगा। अगर ज़्यादा लोगों के कमेंट उस तरह के आते हैं तो, अगर अधिकांश लोगों की समस्या उस तरह की है, तो मैं अपने अनुभव और जो प्रमाणिक साक्ष्य हैं उसको आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद।